हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार भाग 3 के बारे में पढ़ रहे थे। उसी मौलिक अधिकार भाग 3 में हमने देखा था स्वतंत्रता के अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने पहला देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हमने देखा था दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, तीसरा हमने देखा था प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा हम देख रहे थे चौथा निवारक निरोध कानून के संबंध में। ठीक है, निवारक निरोध कानून क्या बताता है आपको? निवारक निरोध कानून आपको क्या क्या बताता है? निवारक निरोध कानून के बारे में अपने देखते हैं। चलो, किसी भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो दो तरह की हिरासत होती है। अगर किसी व्यक्ति को जेल में डालेंगे तो दो तरीके से डाल सकते हैं। एक होती है आपको अगर आपने कुछ क्राइम किया है और उस क्राइम के बाद में आपको कुछ हिरासत में लिया जाता है, या फिर बिफोर क्राइम हिरासत में लिया जाता है। अगर आपने कोई क्राइम किया है, जैसा मान लेते हैं आपने किसी की हत्या कर दी है, मान ले आपने कोई चोरी करी, ठीक है, या कोई सा भी आपने जुर्म किया है, तो आपने जुर्म कर दिया है, उसके बाद में आपको हिरासत में लिया जाता है। तो इस हिरासत के लेने के संबंध में आपके पास में कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कि अगर आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो आपको कुछ भी, अगर आपको पुलिस पकड़ने आती है, सामान्यतः पुलिस ही पकड़ने आती है ऐसा अपने मानते हैं, तो अगर आपको पुलिस पकड़ने आई है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपसे उससे वारंट मांग सकते हैं, ठीक है, और अगर क्राइम किया है तो आपको चुपचाप चले जाना है पुलिस के साथ में, ठीक है, वारंट मांग सकते हैं। ठीक है, वारंट मांगने के साथ में आपको क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर जो भी जिला जज होगा उनके सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा, यानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको आपकी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होता है, और अगर आपकी कोई वकालत नहीं करता है, जैसे आपने ओ माय गॉड पिक्चर में देखा था, ठीक है, कि उसकी कोई वकालत नहीं करता है, तो स्वयं वकालत करने का अधिकार भी आपको दिया हुआ है। ये तो बात आ जाती है आफ्टर क्राइम के बाद की। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है तो उसके बाद में आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन बहुत बार कुछ ऐसे क्राइम भी होते हैं जो क्या करती है, पुलिस पहले से पता लगा लेती है कि क्या हाँ इस व्यक्ति की वजह से ऐसा क्राइम हो सकता है, तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध कानून के संबंध में। निवारक निरोध यानी कि क्या, जो आप कार्य करने जा रहे हैं, जो आप कृत्य कर सकते हैं, उस कृत्य को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध कानून। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो आपके जो 3 अधिकार है, जैसे वारंट दिखाने का अधिकार, दूसरा आपको अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार, ये तीनों अधिकार क्या हो जाते हैं, आपके समाप्त हो जाते हैं। आपको क्या किया जाता है, जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो 3 माह तक के लिए गिरफ्तार कर सकती है। 3 माह तक वो क्या नहीं करेगी, आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगी। ठीक है, 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद क्या होगा, 3 माह के बाद ये होगा कि एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो आपके क्या होंगे, हाई कोर्ट के जज होते हैं। वो हाई कोर्ट के जज अगर रिकमेंडेशन कर देते हैं कि नहीं, इनको 90 दिन से ज्यादा भी, यानी 3 माह से ज्यादा भी क्या किया जाना चाहिए, निवारक निरोध कानून के तहत इनको गिरफ्तार रखा जाना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको क्या कर सकती है, और उस रिकमेंडेशन को धीरे धीरे करके बहुत समय तक बढ़ा सकता है। मतलब 3 माह, फिर और बोल दे 3 माह, फिर बोल दे अगले 3 माह, अगले 3 माह। ठीक है, इस तरह के कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने देखा होगा कि 1917 में भारत में एक कानून आया था। 1917 में एक भारत में अंग्रेजों के द्वारा कानून लाया गया था, जिसे हम बोलते थे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को बोला गया था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। और उस समय गांधी जी से लेके बड़े बड़े नेता थे जितने भी उस समय के, उन सारे नेताओं ने क्या किया, इसका विरोध किया। लेकिन वही नेता जब संविधान सभा में बैठे तो उन्होंने कैसे मान लिया कि इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इस तरह के कानून की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा माना गया था कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी बनाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए जो सरकार चलाने के लिए उस समय लागू नहीं। जैसे आपको बता दें कि लास्ट टाइम क्या होता, 2019 में क्या होता था, आपके जम्मू एंड कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, और उसके आर्टिकल 370 का जो विशेष राज्य का दर्जा है, उस विशेष राज्य के दर्जे को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसको 35A को समाप्त कर दिया गया। तो उस समय सरकार को ऐसा लगा था, क्या लगा था कि अगर कुछ ऐसे जम्मू एंड कश्मीर के ऐसा नेता है जो वहां पर 370 हटने पे क्या कर सकते हैं, वहां पर माहौल खराब कर सकते हैं, तो माहौल खराब कर सकते हैं, तो क्या किया जाए, उनको निवारक निरोध कानून के तहत क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद में उनके पास में कोई अधिकार भी नहीं बचते हैं। 3 महीने तक तो उनको जेल में रहना है, 3 महीने तक कहीं पे भी रहना है। तो उनको क्या किया था, जेल में नहीं डाला था, उनको क्या कर दिया गया था, उनके घर में ही, जैसे उनका मान लो ये घर है,
ये एक पूरा ग्राउंड है और ये उनका घर है, तो उनको क्या कर दिया गया था, उनके घर में ही क्या करेंगे, वो रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं किसी भी परिस्थितियों में। ठीक है, चारों तरफ क्या लगा दी थी, आर्मी लगा दी थी या पुलिस वाले लगा दिए थे, जो क्या कर सकते हैं, इनके अंदर बाहर आने जाने पे क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है, ये तो नेता लोग थे इसलिए इनको ऐसा किया गया। लेकिन कोई आम आदमी व्यक्ति है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार होली दिवाली के जो पर्व आते हैं अपने, उन होली दिवाली के पर्व के आसपास क्या होता है, सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, असामाजिकता फैलाते हैं या फिर ऐसे कृत्यों में सम्मिलित होते हैं जिससे क्या होता है, समाज को हानि हो सकती हो या फिर क्या कर सकते हैं, माहौल खराब करने की वो चेष्टा करते हैं। तो क्या करती है सरकार, कुछ लोगों को उठा लेती है और जेल में डाल देती है। क्या कर देती है, जेल में डाल देती है, थोड़े समय बाद वापिस छोड़ देती है। तो वो क्या करती है, ऐसा काम करती है पुलिस, ताकि जो वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं उस माहौल को खराब ना कर पाए, और जो भी उत्सव मन रहे हैं, होली, ईद, दिवाली, पर्व जो भी मना रहे हैं आप, वो जो सारे त्योहार वो शांतिपूर्ण तरीके से मन जाए। इसलिए क्या कर सकती है सरकार, क्या करती है, निवारक निरोध कानून के तहत ऐसा काम करती है। ये जरूरी भी था, इसलिए भारत का संविधान जो है वर्ल्ड का बेस्ट संविधान है, इसलिए इसमें सब चीज को सम्मिलित किया गया। अंग्रेजों से हमने सीखा है कि हम क्या क्या आने वाले समय में हम भारत को जब शासन करेंगे तो उस शासन करने के समय पे क्या करेंगे, हम इन कानूनों का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। जैसे रोलेट एक्ट की तरह ही एक्ट है ये, लेकिन मतलब रोलेट एक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तो उसी तरीके से समानता दर्शाता है। इसलिए उस समय हमने विरोध किया, क्योंकि वो अपना उस समय क्या कर रहे थे, अपने ऊपर कोई और शासन कर रहे, अब अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उस जैसे कानून को लाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो सामाजिक सद्भाव है वो सामाजिक सद्भाव हमेशा बना रहे। इसलिए यह कानून लाया गया था। अब बात करते हैं सामान्य, तो इसकी बात करते हैं निवारक निरोध कानून के तहत क्या किया गया है, अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग कानून लेकर आए। उसमें कुछ मुख्य कानून है, उनकी बात करेंगे अपने, जो लाए गए हैं अलग अलग समय पे। सबसे पहले आया था आपका मीशा को आप याद करोगे, जैसे ही मीशा कानून याद करोगे तो आपको एक नाम याद आएगा, मीशा भारती। आपको एक नाम याद आएगा, मीशा भारती। मीशा भारती कौन है, तो लालू यादव जी की बेटी का नाम है, शायद जहां तक मुझे याद है लालू यादव जी की बेटी का नाम है मीशा। ठीक है, वहीं से उनका नाम पड़ गया था मीशा। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ था उस समय जब क्या लगा था, मीशा एक्ट लगाया गया था। तो मीशा क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। किसके द्वारा लगाया, तो किसकी सरकार के द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था, 1971 में लाया गया था। लेकिन इसका जब सबसे ज्यादा मिसयूज कब हुआ, तो 1975 में जब इंदिरा गांधी जी द्वारा क्या लगाई गई थी, इमरजेंसी का लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था और आंतरिक आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो उस समय क्या किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, उस समय इस मीशा एक्ट का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। इसमें क्या किया जाता था कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है भाई साहब, तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है कि आपातकाल लगाया है, तो आपातकाल में क्या है, जो विरोधी नेता है वो क्या कर रहे थे, विपक्ष के नेता उनको क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो क्या किया गया, इंटरनल सिक्योरिटी है भाई साहब, आप माहौल खराब कर रहे हो, आपको तोप के जेल में डाल देंगे। तो इतने जितने भी बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं आपको, लालू यादव दिख रहे हैं, नीतीश कुमार दिख रहे हैं, हाल ही में मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई है वो दिख रहे हैं, और बहुत बड़े अटल जी दिख रहे हैं आपके, और जितने भी विपक्ष के नेता थे उस समय, उस समय क्या कर दिया गया था, सभी नेता को क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। मेरे एक दो अंकल को भी डाल दिया गया था उस समय। तो क्या हुआ था, ये आपातकाल का समय था, तो जितने पार्टियां थी उन सारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन सारी विपक्षी पार्टियों को क्या किया गया था, सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ के क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया। सारी विपक्षी पार्टियों के जो भी बड़े बड़े नेता थे उन सारे बड़े बड़े नेता को क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, 1977 तक चला, और जैसे ही 1977 में इमरजेंसी समाप्त हुई, और इमरजेंसी समाप्त होने के बाद में जब आम चुनाव हुए और उस समय मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो उसने क्या कर दिया, इस कानून को समाप्त कर दिया 1978 में। इस कानून के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो जितने भी निवारक निरोध कानून हैं, उन सारे निवारक निरोध कानून के तहत जितने भी कानून बनाए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो मिसयूज हुआ है, जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, वो इसी कानून का हुआ है। किसका कानून का हुआ है, मीशा। ठीक है, एक बिल्कुल इसको मिनिमाइज करें तो मीशा एक्ट मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। 1971 में इसको लेकर आया गया था। 1975 से 1977 के तहत आपातकाल के दौरान इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ, और 1978 में क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा एक्ट आता है टाडा। क्या आता है इस भाई साहब, टाडा है आपका टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट। इसको लाया गया 1985 में लाया गया, और उसको 1995 तक लागू रखा हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा, एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है संजू, और संजू के ऊपर लगा था टाडा, यानी संजय दत्त की जो पिक्चर लगी हुई थी, जो आपकी संजू आई थी, जिसमें रणवीर कपूर ने आपका अभिनय किया। उसमें देखा होगा कि जब
संजय दत्त को जेल में डाला जाता है तो उसके ऊपर टाडा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ये लेकर लगाया गया। और इसका भी क्या गया, ये सबसे खतरनाक एक्ट था। ये क्या किया था? सबसे खतरनाक एक्ट। और नाम से ही स्पष्ट होता है कि आतंकवादी क्या है, आतंकवादी जो गतिविधियां है उसमें भी क्या किया था, AK-47, जैसा कि उसमें बताया गया है मूवी में कि AK-47 नामक क्या उनके पास में गन पकड़ाई तो क्या कर दिया था, उनको डाल दिया गया था जेल, संजय दत्त जी। तो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, मैंने कि आप आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे तो इस आधार पर आपको क्या किया जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो वो कायदे के तहत किया जाएगा, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और 3 महीने तक बिना चुपचाप जेल में रहो, चुपचाप काम करो, खाओ पियो, मजे लो वहां पे, और ऐसा रहता है काम। ठीक है, तो 1985 में लाया गया था, 1995 तक चला। 1995 में इसके जब दुरुपयोग बढ़ने लगे तो इसको समाप्त कर दिया गया। और ये सबसे खतरनाक जो भी अभी तक के एक्ट लाए गए हैं उसमें सबसे खतरनाक एक्ट था। ठीक है, उसके बाद लाया गया पोटो। जब इसको समाप्त कर दिया गया तो आगे सरकारों को ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा एक एक्ट चाहिए अपने को, तो इसको समाप्त करने के बाद में वापस 2001 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है पोटा। इसको पहले पोटो के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था, एक अध्यादेश के थ्रू लाया गया था। तो जैसे कि इसका फुल फॉर्म दिख रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, तो इसके पहले इसको बोलते थे पोटो, अब बोलते हैं पोटा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस के तहत लाया गया था, इसको एक राष्ट्रपति जी के एक अध्यादेश के द्वारा लगाया था, लेकिन बाद में फिर इसको एक्ट बना दिया गया था बाद में। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, 2001 में लाया गया। काई के लिए लाया गया? इसका बिल्कुल सब मान सकते हैं इसको समाप्त किया और सरकार ने दूसरा लेके आ गई, पोटा ला दी, टाडा को खत्म करके पोटा ला दी। और ये भी सेम चीजों के लिए लागू था, जो भी आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर लेके आया गया है। ठीक है, चल उसके बाद में अपने बात करते हैं राष्ट्रपति की बात करते हैं। उससे पहले अपने UAPA की भी बात कर सकते हैं। एक UAPA जो कि अब ये जो जितने भी कानून थे ये पहले आए थे और इनको समाप्त कर दिया गया है, ये अब लागू नहीं होते हैं। जैसे आपका मीशा को समाप्त कर दिया गया, टाडा को समाप्त कर दिया गया और पोटा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जो क्या है, अभी भी लागू हो रहे हैं, जो निवारक निरोध कानून के संबंध में है। जैसे एक है UAPA का हाल ही में प्रयोग किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक एक संगठन था, उस पर भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया गया है। तो उसको काय के आधार पर बैन लगाया? UAPA कानून के तहत क्या लगाया, उसके ऊपर बैन लगाया गया है। जिसे इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको बोला गया है। 1963 में लाया गया था। इसमें भी यही मामला है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा संगठन या कोई भी ऐसी संस्था जो कार्य में सम्मिलित होती है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होती है, या ऐसा पता चलता है सरकार को ये इस गतिविधियों में संलिप्त हो सकती है, तो उनको UAPA कानून के तहत क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। तो PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उसके जो सहयोगी संगठन थे उनको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अभी क्या किया गया है, बैन किया गया है। वो काय के तहत किया गया है? UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। अगली आती है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं भाई साहब। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, ये भी अभी तक लागू हो भाई साहब। इसको अपने नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं रासूका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? 1980 में आया था। 1980 में आया था। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो, या कोई भारत की ऐसी सूचना है जो भारत से बाहर दूसरे देशों में भेज रहा हो, या फिर अंदर ही अंदर कुछ ऐसे कृत्य कर रहा हो जिसमें भारत के भाईचारे को खतरा हो रहा है, भारत की बंधुत्व को खतरा हो रहा है, या भारत की एकता अखंडता को खतरा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया जाता है? रासुका लगाया जाता है। अभी वर्तमान का अगर नॉर्मल कानून देखेंगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक कानून है वो आपका रासुका है। रासुका लगा दिया जाता है आपके ऊपर। क्या लगा जाता है? रासुका। 1980 से आया था और 1980 से आने के बाद में क्या कर दिया गया था, अभी तक भी लगाया है। यही रासुका का प्रयोग किया गया था किसके ऊपर? इसी रासुका का प्रयोग किया गया था आपके ऊपर, ये व्यक्तियों के ऊपर किया जाता है और इसी के तहत उनको क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। 3 माह तक, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, 3 माह तक जेल में रहना है। उसके बाद हाईकोर्ट की एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी की अगर रिकमेंडेशन करती है कि और आगे समय तक के लिए भी इसको लागू रखना है तो इसको लागू रखा जा सकता है।
अगला है अफस्पा। अफस्पा भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अफस्पा किसे कहा जाता है? तो अफस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसको बता दें, आर्म फोर्सेस है यानी एक सैन्य कानून है। सैन्य कानून है मतलब क्या है कि सेना के द्वारा लगाया जाएगा और सेना के द्वारा ही शासन किया जाएगा। यह उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जो डिस्टर्ब एरियाज हैं। डिस्टर्ब एरियाज में इसको क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ठीक है, डिस्टर्ब एरिया किसे कहते हैं? तो विभिन्न धार्मिक एवं सामुदायिक, विभिन्न धार्मिक अगर कहीं पर अगर एक लंबे समय तक यहाँ पे धार्मिक क्या चलते हैं, विवाद चल रहे हैं या सामुदायिक झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, भाषाई आधार पर कुछ झगड़े चल रहे हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कुछ मतभेद हो चुका है, कुछ जातियों कुछ जनजातियों में मतभेद हो चुका है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? अफस्पा लगाया जाता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको स्टार्टिंग में लाया गया था पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, उस पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो क्षेत्र है जनजातीय लोग क्या कर रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे थे, तो उस क्या करना, उसको दबाने के लिए सरकार के द्वारा क्या लाया गया था? ये अफस्पा को लाया गया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसको एक बार अगर लगा दिया जाता है तो ये 3 महीने तक लागू रहेगा। ये एक्ट 3 माह पर लागू रहेगा। अब ये सोचो किसी व्यक्ति पर नहीं, ये किसी पूरे क्षेत्र पर लग रहा है। क्या लग रहा है? पूरे क्षेत्र पर लग रहा है, पूरे क्षेत्र पर लगा दिया। मान लो नागालैंड में कुछ हो रहा है तो नागालैंड के एक शहर में लगा दिया है या असम के एक पूरे शहर में लगा दिया है, तो इसको अफस्पा के नाम से जाना जाता था। अब इसमें क्या हुआ भाई साहब कि इसका भी बहुत विरोध हुआ। इसमें मतलब बहुत सारे सैनिकों पर ऐसा लगा है कि आरोप लगाए गए हैं कि वो क्या घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, या फिर ये जम्मू कश्मीर में इसका भी प्रयोग किया गया था। तो अफस्पा का जहाँ पे भी प्रयोग तो होता है ना, तो वहां पर लोगों के मानवाधिकार समाप्त हो जाते हैं और आर्मी निसंकोच किसी के भी घर में घुस सकती है, चेकिंग कर सकती है। कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति तो वहां पर उपस्थित नहीं है या फिर उसका कुछ कार्य तो नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया कि बहुत सारे कुछ ऐसे अफसर भी हो जाते हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो उनके ऊपर सैन्य जो न्यायालय होता है उसके ऊपर, उसमें कानून में क्या चल रहा है, मुकदमे चल भी रहे हैं। ठीक है, तो 1 सितंबर 1958 को लेकर आया गया था। एक फौजी कानून है, एक बार लागू होने के बाद में 3 माह तक लागू रहता है और डिस्टर्ब एरिया में लगाया जाता है। मैंने बता दिया है डिस्टर्ब एरिया क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, यहाँ तो आपका समाप्त हो जाता है कौन सा? निवारक निरोध कानून संबंध में जो आपके एक्ट था, वो एक्ट आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक मैंने बताया गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध कानून के संबंध में मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक गिरफ्तारी के बाद की बात बताई और एक गिरफ्तारी के पहले की बताई। ये दोनों चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी। ये 4 से 5 एक्ट हैं, इन 4 से 5 एक्ट के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 बोलता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है सर, समझा दीजिए। तो मानव दुर्व्यापार को क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने ये पेन था, उस व्यक्ति ने इस पेन को बेचा और मैंने क्या कर लिया, इसको खरीदा। इस पेन को बेचा और मैंने क्या कर लिया, खरीद लिया। किसी व्यक्ति ने इस मोबाइल को क्या किया, बेचा और मैंने इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। तो क्या हो गया, ये व्यापार होगा। क्या हो गया, एक ने बेचा और एक ने खरीदा। तो इसी प्रकार से किसका व्यापार? मानवों का व्यापार। किसका व्यापार? मानवों का व्यापार। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या मानव का व्यापार होता था? हाँ, तो आपने देखा होगा इल्तुतमिश को क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था, इल्तुतमिश को खरीदा गया था, बलबन को खरीदा गया था। ठीक है, पहले के जमाने में क्या करते थे, किसी दास को पकड़ के ले जाते थे, ये खरीदा था। अभी हाल ही में एक पिक्चर देखी होगी जिसमें आर नामक पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें क्या किया गया था, उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं और उसको छुड़ाने के लिए बाद में बहुत सारा संघर्ष करते हैं वो हीरो। तो ये क्या है, मानव दुर्व्यापार भाई साहब। क्या व्यापार है? मानव दुर्व्यापार। मतलब किसी व्यक्ति को क्या करेंगे आप, किसी भी व्यक्ति को आप मानव सामान की भांति, वस्तु के भांति, किसी वस्तु के भांति, ये वस्तु है, ये पेन क्या है, वस्तु है, बुक क्या है, वस्तु है, तो किसी भी वस्तु के भांति क्या नहीं कर सकते हैं, खरीदी एवं बिक्री करने पर इस पर क्या लगा दिया गया है, रोक लगाता है मानव दुर्व्यापार। आर्टिकल 23 रोक लगाता है, मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है भाई साहब। समझ गए होंगे आप। क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक शब्द आता है। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, वहां से किडनैप कर लेते हैं, उनको ले जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। उनके जो शरीर के अंग होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसके निकालने के बाद में क्या कर लेते हैं, उनको ट्रैफिक, जो भी जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह होता है वहां पर क्या कर देते हैं, मांगने के लिए मजबूर करते हैं, उनको भीख मंगवाते हैं। तो उन सारी चीजों पर क्या लगाता है, ये रोक लगाता है। यही आर्टिकल क्या करता है, आपको रोक लगाने का कार्य करता है। मानव दुर्व्यापार समझ में आ गया होगा।
उसके अलावा क्या करते हैं, बहुत सारी महिलाओं को क्या कर दिया जाता है, एक जगह से उठा लेके ले जाते हैं और दूसरी जगह दूसरे शहरों में ले जाते हैं और आपको क्या करते हैं, वहां पे फिर क्या कर लेते हैं, वेश्यावृत्ति में संलिप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के वेश्यावृत्ति पे भी क्या कर लगाता है, ये प्रतिबंध लगाता है। मतलब इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति पर क्या लगाता है, ये प्रतिबंध लगाता है। मतलब मानवों का सामान के भांति खरीदी और बिक्री करने पर क्या लगाता है, आर्टिकल 23 रोक लगाता है। ठीक है। बलाश्रम, बलाश्रम का अर्थ क्या हो जाएगा, बलाश्रम या बेगार श्रम का अर्थ क्या हो जाएगा। बेगार श्रम का मतलब बिना श्रम दिए काम करवा रहे हो भाई साहब, आप क्या करवा रहे हो, बिना श्रम दिए काम करवा रहे हो। ठीक है। आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, किसी साहब के यहाँ पे मजदूरी करी और बिना वहां पे कोई भी नहीं किया, चल 2 टाइम की रोटी खा, निकल, कहीं नहीं है, क्या अलावा कहीं नहीं है, ऐसे कभी बोल दे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को क्या आप काम करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप काम करवा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उनको मजदूरी देनी पड़ेगी और एक न्यूनतम जो फिक्स मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। उस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भी नहीं दे सकते भाई साहब। आप क्या नहीं कर सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भी नहीं दे सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर आपने कोई भी काम करवाया है तो उस काम करवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप दंड के भागी होंगे। ठीक है। तो बेगार श्रम का अभिप्राय यही होता है कि बिना श्रम दिए मजदूरी का काम करवाता है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता थे, राजा महाराजा होते थे या पहले जो जमींदार होते थे और आज भी होते हैं, क्या हो गया कि कई है गाँव में, कई है आपने पैसा दे दिया गणी ने, धनी ने पैसा दे दिया, अब कहीं ने पैसा दे दिया तो आपके घर का काम पड़ गया। ठीक है। वही ब्याज तो दे रही हो बेचारो, लेकिन कहीं काम पड़ गया आपके, तो एक काम कर दे, ए शाम, ए अमुना, ए कलुड़ा, एक काम कर जाए, थकान पैसा दे रखा है नहीं, में एक काम करो, हमारी छोरी की शादी है या हमारे यो काम है, हमारा फलानो काम है, हमारा डिकलानो काम है, तो कहीं करे हमारा घर काम है, था आजो। ठीक है। हमारा यो काम करो, चलो वो करो, यो उठाओ, वो करो, पोतो, यो करो, वो करो, तो नारो सारो काम करवा लियो आपसे। और काम करवा लियो ने कहीं कर दिया, आपने पैसा नहीं दिया, आपने कहीं नहीं करियो, पैसा नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया पैसा, क्योंकि आपने पहले ही से में कहीं दे रखा है, ब्याज पर पैसा दे रखा है। तो बेगार श्रम कहीं करवा दियो, बिना काम के श्रम करवा दियो, बिना पैसा के श्रम करवा दियो, थका से काइस करवा दियो, बिना पैसा से। तो बेगार श्रम का अभिप्राय यही होता है कि बिना श्रम दिए आपका पैसे से आपको काम करवा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या करवा रहे हैं, दास प्रथा। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे राजा महाराजाओं के दास हुआ करते थे। ठीक है। आज भी हुआ करते हैं, आपको बताऊंगे। दास प्रथा यानी क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी एक प्रकार की। क्या कर लिया है, दास प्रथा का मतलब क्या होता है कि पहले क्या करते थे, लोगों को बेच दिया करते थे। मैंने अभी आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया, इल्तुतमिश को बेचा गया, बहुत सारे आपको इंसिडेंट देखेंगे भारतीय इतिहास में जिसमें क्या किया गया, व्यक्तियों को बेचा गया है और किसी ने खरीदा भी है। तो अब क्या किया गया, व्यक्तियों को बेच के क्या करवाया, उनको काम करवाया, दास प्रथा करवाया। ठीक है। दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी करवा ली। मतलब क्या कर दिया है, मैंने किसी से पैसे ले लिए थे तो मेरी औलादे हो गई 2-4, तो क्या किए, उस व्यक्ति ने बोला कि एक काम कर, जब तक थारा पैसा नहीं दे रहा है, नहीं, जब तक एक काम करो, क्या बच्चे ने हमारे पास छोड़ दे, हमारा घर को काम करेगा। ऐसा आपने ना भारतीय जो बॉलीवुड की जो अच्छी पिक्चरें होती थी पहले, आजकल तो अच्छी नहीं आती है, हालांकि जो पुरानी अच्छी पिक्चरें होती थी उनमें बताया गया था, जमींदारी के बारे में बताते, मिथुन चक्रवर्ती, ओहो ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर। मिथुन चक्रवर्ती के बाप तो बेचारा, बाप और माँ हमेशा क्या करते थे, मिथुन चक्रवर्ती तो बेचारा वो बंदूक लेके घूमने लग जाता था, मेरी माँ को मार दिया, ये कर दिया, मेरा बाप को मार दिया, भाई साहब वही वाली बात थी। तो क्या है कि जो उसमें मुनुम जी होते थे और जमींदार होते थे, वो क्या कर लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे साहब, अंगूठा वही क्या करवाते थे, फिर मजदूरी करवाते थे आपसे, ला अतरा पैसा अतरो ब्याज, अतरा पैसा अतरो ब्याज। तो उससे तो बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते साहब, किसी से भी आप क्या नहीं करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते हैं। दास प्रथा को इसमें संलिप्त किया गया है, इसमें भी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब आपने देखा होगा भाई साहब कि अभी भी क्या होते हैं कि बहुत सारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चे आपको देखेंगे, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, अहमदाबाद, बड़े बड़े जो पुणे जैसे शहर जो दिखेंगे, वहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते दिखेंगे, होटल में, रेस्टोरेंट में, बहुत सारी अलग अलग जगह आपको काम करते हुए दिखेंगे। तो वो क्या रहते हैं, बेचारे गरीब बच्चे रहते हैं, तो क्या करते हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, 1-1.5-2 लाख रुपए ले लेते हैं, इकट्ठी एक किस्त ले लेते हैं और उस एक किस्त के आधार पर उन बच्चों को क्या कर देते हैं, 1 साल तक तो वटे दीजिए, काम कर जाए, खाजे पीजे सब वटे कर जाए। तो उनको क्या किया जाता है, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है भाई साहब। आज भी ऐसा प्रचलन में है, हालांकि सरकार की नजरों से ओझल रहता है तो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये आज भी बंधुआ मजदूरी वाली जो मामला है, वो बंधुआ मजदूरी वाला मामला चल रहा है। ठीक है। दास प्रथा में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर रहते हैं, वहीं पे उनके 24 घंटे वहीं पे काम करते हैं, रहते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक वहीं पे काम करते हैं। तो ये वाली प्रथा भी चली जा रही है, हालांकि पहले जैसा नहीं है लेकिन अभी भी चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। इसके अपवाद क्या है भाई साहब, बिना पैसे के आप काम करवा सकते हैं क्या कभी, तो हाँ करवा सकते हैं। कौन करवा सकता है, तो केवल राज्य करवा सकता है भाई साहब।
क्या करवा सकता है? राज। कैसे करवा सकता है? जैसे अभी कोरोना का टाइम आया था और कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि मान लो बहुत सारे वर्कर की आवश्यकता थी और वर्करों का क्या किया गया, वर्करों को बुलाया गया, जैसे डॉक्टर्स को बुलाया गया। उस समय सबसे ज्यादा जो काम किया भगवान की तरह वो डॉक्टरों ने किया। तो डॉक्टरों ने काम किया भाई साहब, तो डॉक्टरों की सरकार क्या कर रही है, तो खर्चा तो कर रही है बहुत सारा, लेकिन किसके ऊपर कर रही है? क्या मेडिकल मेडिसिन वगैरह पे कर रही है, इंजेक्शन के कर रही है, रेमडेसिविर पे कर रही है, गोलियों दवाइयों पे कर रही है। अब सरकार के पास में डॉक्टरों को पैसे देने के लिए क्या नहीं है, डॉक्टरों को उनकी जो सैलरी देने के लिए वो पैसा नहीं है, या फिर जो पुलिस वाले जो काम कर रहे थे, जो आर्मी के जो जवान काम कर रहे थे, उनको सैलरी देने के लिए सरकार के पास में अभी पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार सब चीज फ्री में बांट रही है। दवाइयाँ फ्री में, मेडिसिन फ्री में, उसके बाद में खाना, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, आटा, शक्कर सब क्या दे रही थी? फ्री में दे रही थी। ठीक है, अब फ्री में दे रही है तो सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्र धर्म की बात आ गई भाई साहब, राष्ट्र धर्म, तो राष्ट्र से बड़ा कोई भी नहीं होता भाई साहब। तो इस राष्ट्र धर्म के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए क्या कर सकती है सरकार? आपको बाध्य कर सकती है, और इस राष्ट्र धर्म की सेवा करने के लिए आपको वो किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देगी। आम आदमी को भी कर सकती है क्या? हाँ, आम आदमी को भी कर सकती है, मुझे कर सकती है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी कर सकती है भाई साहब, आपको भी कर सकती है सरकार। क्या कर सकती है? राष्ट्र धर्म। मान लो चाइना ने भारत पर हमला कर दिया और भारत में क्या कर रही है? आर्मी की कमी पड़ रही है। अब आर्मी की कमी पड़ रही है तो क्या करेगी सरकार? कितने जवान लड़के हैं, अच्छे क्षेत्र कौन सा है जहां पे मजबूत, हरियाणा के जैसे लड़के हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, और ये मजबूत लोग हैं, तो क्या करो? इनको उठाओ और इनको क्या करो? भारतीय सेना में डालो, इनको गोली पकड़ो और मारो उन चाइनीज को, चिंपिंग पिंग पिंग को पकड़ के, अपने तो ऐसे ही मार दे। तो क्या करो? उन चाइनीज को पकड़ के क्या करो? मारो। अब ऐसा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? मजबूर कर सकती है आपको, और उसके लिए सरकार आपको किसी भी प्रकार का कोई मापदंड देने के लिए, मानदेय देने के लिए प्रतिबंध वो नहीं है सरकार। मतलब सरकार आपको इसमें किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं देगी जब राष्ट्र धर्म के लिए आपको बुलाया जाए। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या बोलता है? आर्टिकल 24 ये बोलता है, ठीक है, ये दोनों जो आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में ही है। ये आर्टिकल ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को, जो 14 साल से कम का व्यक्ति है, वो 14 साल से कम के व्यक्ति को या बच्चे को, मतलब 14 साल से कम का जो बच्चा है, उस बच्चे को किसी भी खतरनाक जगह पर, जैसे खनन हो गया, कारखाना हो गया, पटाखे की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री हो गई, ये जो खतरनाक रसायन वगैरह की फैक्ट्री है या बम वगैरह बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों में कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, उनका नियोजन नहीं किया जा सकता। मतलब 14 साल से जो भी कम का बच्चा होगा उसको किसी भी जगह कार्य नहीं लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका स्वयं का कोई घर का कार्य है और जो रेस्ट्रिक्टेड कार्य नहीं है उनमें, जैसे आपकी किराना की दुकान है तो वहां पे बच्चा बैठा हुआ है, तो ऐसा सरकार ऐसा थोड़ी ना बोलेगी कि चल तेरे को जेल में डाल दे, ऐसा नहीं। जो उनके जीवन में खतरनाक होते हैं, उनके जीवन को क्या कर सकते हैं? खतरा पहुंचा सकते हैं, उसे कार्य में क्या नहीं कराया जा सकता है? उन बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, उन बच्चों को काम पे नहीं लगाएंगे। खतरनाक स्थान पर बालकों के श्रम पर नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है ये भाई साहब। ये कौन सा प्रतिबंध लगाता है? तो इसके संबंध में 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम एक लेकर आया गया था 1986 में, ठीक है। उसके बाद में 2016 में इसको संशोधित किया गया और इसका नाम कर दिया गया बाल एवं किशोर श्रम प्रतिबंध अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या किया भाई साहब? इस अधिनियम में यह कर दिया गया है कि 14 साल तक के बच्चों को तो आप क्या नहीं रख सकते हैं? खतरनाक जगह पे नहीं लगा सकते हैं, और 14 से 18 के लिए भी इन्होंने लिस्ट बना दी है कि इन कार्यों में ही लगा सकते हैं, इनके अलावा किसी भी कार्यों में नहीं लगा सकते हैं, या इन कार्यों में नहीं लगा सकते हैं, इनके अलावा सभी कार्यों में लगा सकते हैं। तो 14 से 18 साल तक के बच्चों को भी क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कुछ जगह, और 18 साल तक के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो उनको किसी भी जगह कार्य में लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे बच्चों की ऐसी आर्थिक स्थितियां होती है जिसमें उनको ऐसी जगह कार्य करने पे भी क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं, जो उनके जान को खतरा पहुंचाता है। हालांकि ये नॉलेज की कमी की वजह से, ज्ञान की वजह से, कमी की वजह से क्या करता है? कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा पाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है आर्टिकल 24, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। मतलब आपको स्वतंत्रता का अधिकार भी खत्म हो गया और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार भी खत्म हो गया। इसमें 2 ही आर्टिकल है, मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, खतरनाक स्थानों पर बालकों के श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यहाँ पे बालक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केवल बालक आएंगे, बालिका भी आएगी, दोनों आएंगे भाई साहब, है ना। तो उनके दोनों पर नियोजन प्रतिबंध लगाता है। ये पूरा आपका क्या हो जाता है? आर्टिकल आर्टिकल आपका स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद अपने आएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पे आएंगे, संपत्ति का अधिकार पे आएंगे, और फिर जो आपका 1-2 और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार बचा हुआ है वो सारे अधिकार आ जाएंगे। और उसके बाद में आपके जो आपका
मौलिक अधिकारों का जो सेशन हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब ही नहीं करो यार, सब्सक्राइब तो करा करो। मेरी भाषा में क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, और लिक किया करो, लाइक करा करो और लिक भी किया करो। किसको? एक दूसरे को भेजा करो। तुम्हारे भेजने में क्या जा रहा करा है, तो लाइक भी किया करो और शेयर तो कर ही दिया करो। ठीक है, जरूरत है हमको शेयर की। ठीक है, ताकि इतने जो इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं आपको और जो आसान भाषा में समझा रहे हैं उसके लिए हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।